लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद डीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सोशल साइंस से बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं कुछ वीडियोस दे रहा हूँ, तो उन वीडियोस को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट पे वीडियोस अपलोड है, यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, चलिए हम इस चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या? पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वो चैप्टर समझने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आज हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को इन्फोर्स करता है। आसान भाषा में यदि कहें तो लॉज को लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव कहलाता है और उसे एग्जीक्यूट करता है और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहला नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। सिंस इंडिया रिपब्लिक है तो जो हेड है इंडियन स्टेट का, वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। वो सभी एग्जीक्यूटिव की पावर्स के साथ निहित होता है, लेकिन उनका सभी पावर्स जो है एक तरह से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। देयरफॉर जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे एक्ट करने के लिए बाउंड है। यदि प्रेसिडेंट उनके एडवाइस को नहीं मानते हैं तो वो जो भी एडवाइस है उसे वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन यदि फिर से वही एडवाइस भेजा जाए प्रेसिडेंट के पास तो उन्हें उस एडवाइस को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए प्रेसिडेंट को यहाँ पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, इसे रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्योंकि रियल पावर्स जो है वो एंजॉय करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है स्टेट लेवल में, वो गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कंप्राइज होता है। सिमिलरली जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है नेशनल और सेंट्रल लेवल में, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कंप्राइज करता है। इस चैप्टर में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बनने के बारे के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, उनके ऑफिस में जाने के लिए क्या क्या टेन्योर, ये सब हम लोग देखना है। एक कैंडिडेट यदि इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक हो, इंडिया का सिटीजन हो, जो 35 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट किया हुआ हो और वो लोकसभा में जाने के लिए क्वालिफाइड हो और गवर्नमेंट के किसी भी प्रॉफिट लेवल के अंदर वो नहीं हो। सेकेंड आता है टेन्यूर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये ऑफिस को एक 5 ईयर टर्म तक होल्ड कर सकते हैं और वो फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्री इंडिया के, और सिर्फ वही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया, मतलब फिर से इलेक्ट किया गया उन्हें, वो फिर से इलेक्ट किए गए थे। ओके, और फिर वो जो है क्या करते हैं, 1950 से 1962 तक उनका जो है ऑफिस कंटिन्यू रहता है। थर्ड हमारे पास आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए कैसा इलेक्शन होता है, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ये इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि सिर्फ लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को ही होल्ड करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया गया है किसी भी हाउस में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्शन है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होगा, उसके अकॉर्डेंस होगा। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि फिक्स्ड कोटा, मतलब इलेक्शन यदि कोई इलेक्ट होना चाहता है तो फिक्स्ड कोटा का वोट उसे प्राप्त करना होगा, जो कि 50% से ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट।
प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। यदि कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसे इम्पीचमेंट के रिजोल्यूशन से अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, जो कि दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाना चाहिए और वो टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी। इन केस यदि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली पड़ जाए, वहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस यदि खाली रहता है उनके रिजाइनेशन के कारण, डेथ के कारण, इम्पीचमेंट के कारण, तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर सकते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के रूप में वो ऑफिशिएट करेंगे, काम करेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट को नहीं चुना जा सके। ओके, और जो इलेक्शन है ये 6 मंथ के अंदर हो जाते हैं या फिर 6 मंथ के अंदर हो जाने चाहिए न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस को भरने के लिए। क्या आप जानते हैं कि यदि वाइस प्रेसिडेंट का सीट भी खाली हो जाए, जो कि प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली हो जाए, तो जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं जब तक न्यू प्रेसिडेंट को नहीं चुना जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमॉल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़। के जो प्रेसिडेंट हैं इन्हें 5 लाख का मंथली सैलरी मिलता है और इसके साथ साथ इन्हें कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसके साथ साथ वो फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस के हकदार भी हैं, मतलब एक तरह से उन्हें सुसज्जित घर भी मिलता है। वो राष्ट्रपति भवन, उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है वो राष्ट्रपति भवन में होता है जो न्यू दिल्ली में है। रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 1.5 लाख पर मंथ का पेंशन मिलता है। थ्रू आउट लाइफ, ज़िंदगी भर उन्हें ये पेंशन मिलता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि इन्हें फ्री रेसिडेंस मिलता है। रिटायरमेंट के बाद इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी होते हैं। ओके, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मोबाइल फ़ोन भी दिया जाता है और इंटरनेट भी इन्हें फ्री में दिया जाता है। तो ये सभी थे प्रेसिडेंट के इमॉल्यूमेंट्स और इम्यूनिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन का फोरकोर्ट है। ओके, और राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, ये उसका इमेज है। अब देखते हैं लोग पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होने के कारण सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस उनके नेम पर ही लिया जाता है, उनके नाम पर ही लिया जाता है। इसके साथ साथ वो सभी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, इंडिया के ऑडिटर जनरल को, ओके, अटॉर्नी जनरल को, इन सभी को वो अपॉइंट भी कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट होते हैं और भी बहुत लोगों को ये अपॉइंट कर सकते हैं। वो इंडियन डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर कहे जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें सभी डिसीजंस के बारे में इन्फॉर्म करते रहना है। इसका मतलब हुआ कि यदि प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इसके बारे में वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते रहें, उसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देते रहें। अब नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है इंडिया के, वो इंडियन पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के प्रस्तावना को संबोधित कर सकते हैं। हर साल पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है ये उनके एड्रेस के साथ ही शुरू होता है। वो लोकसभा को उसके नॉर्मल एक्सपायरी टर्म जो होता है लोकसभा का, उससे पहले वो उसे भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही कर सकते हैं, उनके सलाह पे ही कर सकते हैं। के कंसेंट के बिना कोई भी बिल एक लॉ नहीं बन सकता। यदि दोनों हाउसेस के द्वारा एक बिल पास हो चुका है लेकिन उनका कंसेंट नहीं हुआ है तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। जैसे ही उनका कंसेंट होगा वो लॉ बनने के लिए
वो मतलब एक तरह से वो लॉ बन सकता है उनके कंसेंट के बाद ही, लेकिन जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा वो लॉ नहीं बन सकता। मनी बिल जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसमें भी प्रेसिडेंट का प्रीडर अप्रूवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। उनके पास राज्यसभा के 12 मेंबर्स को अपॉइंट करने का भी अधिकार होता है। वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं आर्ट के फील्ड में, ओके, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स के फील्ड में। लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर्स। कंट्री का जो एनुअल बजट है पार्लियामेंट में उनके ही नाम पे, प्रेसिडेंट के ही नाम पे प्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जितने भी मनी बिल्स होते हैं उनमें उनका अप्रूवल ज़रूरी है इससे पहले कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो। उनके पास फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का पावर होता है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को, हाई कोर्ट के सभी जजेस को, चीफ जस्टिस को इंक्लूड करते हुए ये सब सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। यदि कोई मर्सी के लिए अपील करता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो सेंटेंस को रिड्यूस कर दे, उसे क्षमा कर दे, ओके, उसकी सज़ा को कम कर दे, या फिर उसे उसे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, उसकी सज़ा को हटा दिया जाए। और तो और वो डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब यदि किसी को मृत्यु की सज़ा मिली है, किसी को फांसी की सज़ा मिली है, तो वो उसे चेंज भी कर सकते हैं और उसके साथ उसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। यदि कोई डेट फिक्स है उसके लिए तो प्रेसिडेंट उसे पोस्टपोन कर सकते हैं कि इस डेट को नहीं, इस डेट को, या फिर आने वाले समय में इसको मृत्यु दी जाएगी या फिर इसे फांसी में चढ़ाया जाएगा। ऐसे पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। अब आता है इमरजेंसी पावर्स। यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होते हैं कंट्री में, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट में, तो प्रेसिडेंट जो है उनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं। वो 3 सिचुएशन में हो सकता है। पहला नेशनल इमरजेंसी। यदि कंट्री का सिक्योरिटी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशंस के द्वारा थ्रेटेंड में है, खतरे में है, या फिर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, अंदरूनी विद्रोह हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे कंट्री के लिए। सेकेंड आता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। यदि किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं होता है, तो क्या हो सकता है? यदि स्टेट का कोई गवर्नमेंट, मतलब जो भी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसे जो है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, उस स्टेट में इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, वाट इज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन or run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. This is called imposition of president's rule in a state. थर्ड आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में रहता है तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के स्टेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी पावर्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को तभी लगा सकते हैं जब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिटर्न एडवाइस मिले। वो इस प्रकार से स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्हें सभी काम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये सिर्फ नाम मात्र के हैं, इनके पास उतना कोई पावर नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके पोजीशन को सिर्फ एक अथॉरिटी के रूप में उनका पोजीशन है और प्रेस्टाइज है। नेक्स्ट आता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतने देर तक हम लोगों ने सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया, उनके पावर्स के बारे में बात किया, उनके फंक्शंस क्या क्या उनके काम है, ओके, इसके बारे में बात किया, उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, उन्हें कितना सैलरी मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जिन्हें उपराष्ट्रपति कहा जाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो 5 ईयर्स के पीरियड के लिए चुने जाते हैं।
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को चुना जाता है उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। और ये जो इलेक्शन होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। ये वैसे ही फंक्शंस को करते हैं जैसे कि लोकसभा स्पीकर करते हैं, वही सब काम इनका भी है जो लोकसभा स्पीकर का होता है। सिंस वाइस प्रेसिडेंट जो है ये राज्यसभा के मेंबर नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये हाउस के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यदि टाई हो जाता है किसी केस में, किसी भी चीज़ के लिए यदि वोट हो रहा है, टाई हो जाता है, तो वो अपनी कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहता है डेथ के कारण, रिजाइनेशन के कारण, इम्पीचमेंट के कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट एक तरह के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं जब तक एक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाए। ओके, तो न्यू प्रेसिडेंट है ये 6 मंथ्स के अंदर चुने जाते हैं और एक ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट सभी पावर्स को इंटाइटल करते हैं, मतलब सभी पावर्स उन्हें जो इंडिया के प्रेसिडेंट को दिया जाता है वही सभी पावर्स इन्हें भी दे दिया जाता है जब तक एक न्यू प्रेसिडेंट को नहीं चुना जाए। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रेसिडेंट के अंदर भी पढ़ा था कि यदि प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं, उनका डेथ हो जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर ये वो आ जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके पावर्स पे अपना हक जमा सकते हैं जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं चुने जाए। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता के अंदर। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, उसके पावर्स को, उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में उनकी हेल्प करेगा, एड करेगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये पार्लियामेंट के जो लोअर हाउसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो कि लोकसभा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ कंप्राइज होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कंप्राइज होता है और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ कंप्राइज होता है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये सब सभी मिनिस्टर्स आते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कंपोजिशन है ये प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के साथ स्टार्ट होता है और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कुछ दूसरे मिनिस्टर्स जो को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो हो रहा है किसी के एडवाइस पे ही हो रहा है, मतलब प्रेसिडेंट जो भी काम कर रहे हैं वो किसी के एडवाइस पे ही कर रहे हैं। मिनिस्टर बनने का कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बस सिवाय इसके कि जो मिनिस्टर है ये दोनों हाउसेस में, मतलब पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस, 2 सदन है, इसमें से किसी एक का मेंबर हो। यदि कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो अपने पावर को लगभग सिर्फ 6 महीने ही एक्सरसाइज कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, उसके ज़्यादा वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ओके, और यदि वो आगे अपने पावर को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए ये है कि उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किसी एक हाउस में या फिर किसी भी हाउस में सीट को सिक्योर करना पड़ेगा, अपनी सीट को सुरक्षित करना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मिनिस्टर से हटा दिया, और यदि वो ऐसा कर लेता है तो वो मिनिस्टर रह जाता है हमेशा के लिए। ओके, मतलब 5 ईयर्स टर्म के लिए। जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है, उसका भी डिस्क्रेशन नहीं होता है। नॉर्मली मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है लोकसभा में उसी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रखा जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं है कि वो किसे चुनते हैं और किसे नहीं चुनते हैं। ये मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है कि किस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी मिला है और उसका लीडर कौन है। इन केस यदि कोई भी सिंगल पार्टी एक क्लियर मेजॉरिटी को नहीं प्राप्त कर पाती है तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक तरह का संधि हो जाता है, अलायंस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये काम होता है। और जो गवर्नमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं। वैसा गवर्नमेंट जो इस टाइप के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं उसे कहा जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यदि कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पाती है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज कंबाइन हो जाती है, एक संधि कर लेती है और उसमें से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है और उनका सरकार बनता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली काम करते हैं एक टीम के रूप में। सभी मिनिस्टर्स जो है उनके पास इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने काम को अच्छे से करे और अपने डिसीजंस पे अच्छे से खड़े उतरे। तो सभी मिनिस्टर्स जो है एक साथ स्विम तैर भी सकते हैं और एक साथ डूब भी सकते हैं। इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बस इतना ही कुछ था। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर का डिटेल चैप्टर नोट्स बनाया हुआ है। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का सोल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। डू यू नो, जो कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर्स है ये एक स्वयं बॉडीज नहीं है। जो काउंसिल है ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कंप्राइज होता है, स्टेट के मिनिस्टर के साथ कंप्राइज होता है और डिप्टी मिनिस्टर के साथ कंप्रोमाइज होता है। ओके, कंप्राइज होता है, सॉरी। और जो कैबिनेट है ये वैसे मिनिस्टर्स को कंसिस्ट करता है जो इन्फ्लुएंशियल है और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स है पार्टी में, मतलब पार्टी में जो भी पार्टी है उसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी पे डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन को वेरियस मिनिस्टर्स के थ्रू रन कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स, हेल्थ। ये जो है कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एनुअल बजट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, अप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये लॉज भी बना सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यही सारे फंक्शंस थे। ओके, नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर ये पाइवोट है और जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनके ही आसपास घूमता रहता है। ओके, रिवॉल्व करता रहता है। गवर्नमेंट का हेड होने के कारण प्राइम मिनिस्टर रियल पावर्स को भी इंजॉय करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कुछ मेन पावर्स हमारे पास नीचे दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, कुछ पावर्स तो आप लोग भी जानते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट जो है जब लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं तो इनके ही एडवाइस के साथ होगा। जब तक कि इनका एडवाइस उन्हें नहीं मिलेगा तब तक लोकसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और भी बहुत पावर्स हम लोगों ने पीछे पढ़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ मेन पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे हमारे पास दिए हुए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करना, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा उसे यही फॉर्म करते हैं। सबसे मेन पावर उनके पास ये भी होता है कि वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करते हैं। टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ये कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। यदि मीटिंग हो रहा है तो उनकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वेरियस डिपार्टमेंट्स के वर्किंग को कोऑर्डिनेट करना भी इनका मेन पावर में आता है। तो प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे पावर से आगे और कुछ पावर्स दिए हुए ये भी हम लोग देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो नेक्स्ट पावर आता है वो ये है कि यदि कंट्री में कोई इमरजेंसी आ गया है जिसके कारण लोकसभा को भंग करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा या उसके टेन्योर को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं यदि लोकसभा का डिसॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसके टर्म से पहले। यदि लोकसभा भंग होना चाहता है, लोकसभा भंग होता है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही होगा। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट को कुछ दूसरे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स, ओके, एम्बेसडर्स क्या क्या है, एम्बेसडर कौन कौन है, इसके बारे में भी ये उन्हें प्रेसिडेंट को बताते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में ये एक तरह का लिंक का काम करते हैं,
ओके, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। तो यही सब थे प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का यही सब फंक्शंस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को 5 तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा इससे फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, तो मैंने आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, पार्टी का लीडर होने के कारण वो जो है मैक्सिमम वेट को कैरी करते हैं। सभी मतलब पार्टी डिसीजन जितने भी होते हैं तो उसमें ये मैक्सिमम वेट को कैरी करते हैं। इनका जो व्यूज़ है वेरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ में ये वैल्यूड होता है और रिस्पेक्टेड, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और लॉस ऑफ पावर, सबसे ज़्यादा पावर को ये होल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितना बड़ा बड़ा पावर्स है। ओके, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया। तो यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसके पास आपका एक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।